हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 3 को पढ़ाने वाला हूं। अध्याय 3 में है वैसायिक सौदे का लेखांकन दिया हुआ है। तो वैसायिक सौदे के लेखांकन में जो मुख्य टॉपिक है, जो यहाँ पे कुछ शब्दावली के रूप में दिया है, पहले हम इनको देख लेते हैं। तो पहला जो है लेखांकन समीकरण है। लेखांकन समीकरण क्या होता है? लेखांकन का एक सूत्र जो यह प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की संपत्ति सदैव उसकी पूंजी व दायित्व के बराबर होती है। ये प्रमाणित कहाँ पे कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है यहाँ पे। दायित्व प्लस पूंजी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? संपत्ति बनता है। इसके बाद है दूसरा है डेबिट प्रमाणक। डेबिट प्रमाणक क्या होता है? नगद भुगतान को प्रमाणित करने वाला प्रपत्रक। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये डेबिट प्रमाणक के बारे में आगे जो है बताया गया है। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि नगद भुगतान को प्रमाणित करने वाला प्रपत्रक को कहते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हम बैंक में जाते हैं ना, एक डिपॉजिट फॉर्म और एक विड्रॉल फॉर्म, है ना। तो डेबिट का मतलब क्या होता है कि आप पैसा जमा करते हो। तो नगद जब आप पैसा जमा करोगे तो डेबिट फॉर्म भरोगे। और यहाँ पे है क्रेडिट। क्रेडिट प्रमाणक मतलब जब आप पैसा निकालोगे तो क्रेडिट प्रमाणक भरोगे। तो ये क्रेडिट प्रमाणक रहेगा ना। प्रमाणक का मतलब वाउचर हो गया, है ना। तो वाउचर कहते हो ना, वाउचर दो, पैसा निकालना हमें। तो बैंक में हमेशा रहता है एक जमा करने वाला, एक निकालने वाला, ठीक है। इसके बाद देखो डेबिट। जब शब्द नहीं क्या है, डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। इसका अर्थ है उसके लिए दे, मतलब ड्यू फॉर दैट। इसे हिंदी में नामे या विकलन या ऋणी कहा जाता है ना। डेबिट जब भी हम करते हैं तो हमारे अकाउंट में क्या होता है? पैसा डेबिट कराते हैं, तो डेबिट कराते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा क्या होता है? जमा होता है कि निकलता है? डेबिट कराते हैं तो डेबिट कराते हैं तो हमारे अकाउंट में हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाता है ना। और क्रेडिट कराते हैं तो हमारे अकाउंट में क्या होता है? पैसा जमा हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया है, कहाँ से शब्द है, ये बताया। तो लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है उसको दे, है ना, उसको दे। तो इसका मतलब भी ड्यू टू दैट होता है। यहाँ पे ड्यू टू दैट होता है ना, उसमें ड्यू फॉर दैट होता है। इसे हिंदी में जमा या समाकलन या धनी कहा जाता है। इसके बाद देखो अगला है खाता। खाता प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, वस्तु, संपत्ति, आय, व्यय, लाभ अथवा हानि का विधिवत लेखा करने के लिए शीर्षक के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं, है ना। जब हम बैंक में जाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं जाते हैं, खाता को लेकर जाते हैं। तो उसी खाता के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। चलो आगे देखो। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो है लेन देनों का प्रारंभ। लेन देनों का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, चलो इसको जानते हैं। तो दो पक्षों के बीच होने वाला मुद्रा, माल या सेवा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेन देन सिर्फ बैंक बस में ही होगा। बैंक में पैसा निकाला जाता है, जमा करा जाता है ना। इसके अलावा आप मार्केट में भी जाते हो तो कोई सामान खरीदते हो तो वो भी क्या कहलाता है? लेन देन ही कहलाता है। आप पैसा देते हो और वो आपको सामान देता है तो ये भी क्या कहलाएगा? लेन देन कहलाएगा, है ना। तो माल या सेवा के आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देनों या सौदे कहा जाता है। व्यापारिक सौदे के कई रूप हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया, माल खरीदना, माल बेचना, है ना। तो ये सब चीज़ हो सकते हैं। यहाँ तक कि रुपया जमा करना, निकालना भी इसके अंतर्गत आएगा। व्यवहार नगद या अथवा उधार भी हो सकता है। ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का नगद अथवा बैंकों के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है तब इसे नगद व्यवहार कहा जाता है। ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का आदान प्रदान तत्काल नहीं किया जाता है वरन कुछ समय पश्चात किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? उधार या साख व्यवहार कहते हैं, है ना। उधार के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। वैसायिक लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है। ये लेखांकन के मूल प्रलेख कहे जाते हैं, जैसे कि नगद पत्रक, बीजक, रसीद, है ना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जमा पर्ची, चेक। ये सब क्या है? ये सब मूल
प्रलेख है ना। इन प्रलेखों को स्रोत प्रलेख भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखो 3.2, तो लेखांकन के मूल प्रलेख देख लेते हैं, है ना। लेखांकन के मूल प्रलेख, तो लेखांकन के मूल प्रलेख में जो टॉपिक है उनको पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो लेखांकन व्यावसायिक लेन देन के विवरण को सर्वप्रथम लिखने की प्रक्रिया है। यह कार्य मूल प्रलेख के आधार पर किया जाता है। इन प्रलेखों द्वारा लेन देन की तिथि, राशि, संबंधित पक्षकार एवं लेन देन की प्रकृति या स्वभाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लेखांकन प्रविष्टियों का मूल आधार सत्यापन योग्य लिखित प्रमाण है। लेन देन के योग्य प्रमाण कर निर्धारण एवं अंकेक्षण में भी आवश्यक होते हैं। यहाँ तक कि न्यायालयीन, है ना, न्यायालय में भी प्रमाणक या साक्ष्य के रूप में मूल प्रलेख किसी विवाद को हल करने में भी सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण मूल प्रलेख निम्न हैं। तो देखो मूल जो प्रलेख है वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको कोई बिल दे देता है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी तो प्रलेख ही कहलाएगा। अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, जो उधार में ले गए हैं ना, या फिर कोई चीज़ छूट गया है, तो वो प्रलेख में रहेगा। तो उनका बिल नहीं दिया है और उसमें लिख देते हो कितना पैसा जमा, इतना पैसा बाकी, तो वो पैसा नहीं दे रहा है, तब आप क्या करोगे, उस प्रलेख का उपयोग करके आप कोर्ट में जाके उस पैसे को आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि ये पैसा बाकी है और ये पैसा देना अनिवार्य है, इस प्रकार से ना। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से प्रलेख है। पहला जो प्रलेख है वो है नगद पत्रक, है ना, नगद पत्रक। जब कोई क्रेता किसी विक्रेता से नगद माल खरीदता है तो उसे विक्रेता द्वारा नगद पत्रक दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपने शब्दों में बिल वाउचर कह देते हैं, है ना। तुम बिल बना दो, कितना हुआ, उसके हिसाब से हम वहाँ पे तुरंत क्या करते हैं, कैश जमा कर देते हैं। इस प्रपत्र में माल की मात्रा, दर एवं कुल कीमत का उल्लेख किया जाता है। नगद पत्रकों के आधार पर ही पुस्तकों में लेखांकन का कार्य किया जाता है। नगद पत्रक का प्रारूप निम्न है। तो देखो नगद पत्रक का प्रारूप, जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा ना, तो देखो चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे नाम पढ़ लो। नगद पत्रक है सरदार रेडियो हाउस, अंधेरदेव, जबलपुर से खरीदारी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो एक साइड में यहाँ पे क्रमांक रहेगा, है ना, दूसरे साइड में दिनांक दिया रहेगा। जिस डेट में खरीदोगे उस डेट को यहाँ पे वो लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं एक दुकान में गया, उस दुकान से मैं सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं सामान खरीद रहा हूँ तो यहाँ पे बिल बना रहा हूँ ना, तो मेरा क्या है, NCERT, है ना, NCERT कोचिंग क्लासेस। तो NCERT कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मतलब मैं खुद खरीद रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मुझे प्रदर्शित कर रहा है, मतलब मेरे बारे में बता रहा है कि मैं खरीद रहा हूँ ना। तो मैं कोचिंग सेंटर के लिए खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस का नाम यहाँ पे दर्ज कर दिया, समझो, ठीक है। बिल बना के देगा तो ऐसे ही किसी के भी नाम से बनाएगा ना, जैसे मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे नाम से बनाएगा, आप खरीदोगे तो आपके नाम से बनाएगा। अब क्वांटिटी में क्या क्या मात्रा, कितना कितना खरीद रहे हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मात्रा लिखा है, देखो, है ना, मात्रा। तो जैसे यहाँ पे 3 है, 3 पीस खरीद रहा हूँ, 3 पीस क्या चीज़ खरीद रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे फिलिप्स रेडियो विथ टेप रिकॉर्डर खरीद रहा हूँ, 3 पीस खरीद रहा हूँ ना। और एक की कीमत कितनी है, 2200 रुपया, लेकिन खरीद कितना रहा हूँ, 3 रहा हूँ ना, तो गुणा 3 कर दो। जब हम इसका गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6600 हो जाएगा, है ना, 6600 होगा। बिल्कुल, एक पीस की कीमत 2200 रुपये है, तो 3 पीस की कीमत कितना हो जाएगा, 6600 रुपया, ठीक। फिर मैं CD प्लेयर खरीद रहा हूँ, जो CD प्लेयर जो खरीद रहा हूँ उनकी क्वांटिटी 2 है ना, 2 मात्रा में खरीद रहा हूँ, मतलब 2 CD प्लेयर खरीद रहा हूँ। तो एक की कीमत कितनी है, 2400 रुपया, तो गुणित कर दो 2, क्योंकि मैं मात्रा में 2 खरीद रहा हूँ, तो 2 मात्रा में करेंगे तो गुणित 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, है ना, 4800। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, क्योंकि इतना ही बस मैंने सामान खरीदा, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करने पर कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर ये आ जाएगा, देख लो, जोड़ने पर 11400 रुपये होगा ना। लेकिन यहाँ पे मुझे छूट भी मिल रहा है, 11400 रुपये हो रहा है,
तो जहाँ से मैं सामान खरीद रहा हूँ वो कह रहा है कि आपको 10% का छूट मिलेगा, जिसे हम बट्टा छूट कहते हैं, है ना। 10% का छूट मिल रहा है। तो 10% का जो छूट मिल रहा है, इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो 11,400 रुपये, है ना। गुणित करो 10% छूट, मतलब 10 लिख दो और बटा 100 लिखो यहाँ पे। तो देखो एक शून्य नीचे ऊपर से कट गया, दूसरा शून्य भी कट गया। अब ये 10 और 114 यही बस बचे हैं ना हमारे पास, 10 और 114। तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो गुणा करो कितना होगा, 1140 होगा। तो 10% जो छूट मुझे दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 1140 रुपया। तो 1140 रुपया जो छूट दे रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस कर दो, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो ये आ जाएगा 10,260 रुपया आएगा, है ना। तो मैं दुकानदार को कितना पैसा दूंगा, 10,260 रुपया दूंगा। ये समझ में आया ना, किस प्रकार से बट्टा छूट निकालते हैं। और भी है, उनमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि बेची गई वस्तु न तो वापस ली जाएगी और न ही बदली जाएगी, भूल चूक लेनी देनी, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ से मैं सामान खरीद रहा हूँ वो अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देगा। यहाँ पे सील साइन भी लगा सकता है। चलो आगे देखो, इसके बाद आते हैं बीजक बिल। देखो ये बीजक बिल क्या होता है। बीजक बिल का मतलब ये है कि अगर आप उधार में लेते हो ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बीजक बिल कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। व्यापारी द्वारा ग्राहक को उधार माल बेचने पर एक विक्रय पत्रक बनाकर उसकी मूल प्रति ग्राहक को भेजता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। सरल शब्दों में आपको समझ में आ गया, उधार लिया जाता है ना, उधार लेने के बाद जो पत्रक भेज दिया जाता है। जैसे मैं खरीदा हूँ उधार में, तो मुझे वो क्या बना के भेज देगा, एक बिल बना के भेज देगा। इसी को हम क्या कहेंगे, बीजक बिल कहेंगे। समझ में आ गया। इस बीजक में ग्राहक का नाम, माल की मात्रा, दर, कुल मूल्य का उल्लेख किया जाता है। बीजक की द्वितीय प्रति या कार्बन प्रति कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जाती। जब कोई व्यापारी माल उधार खरीदता है तो उसे बिल या साख पत्रक प्राप्त होता है। बीजक एवं साख पत्रक का प्रारूप, है ना, कैसा रहेगा प्रारूप, चलो देखते हैं। देखो जैसे सामान मैं खरीद रहा हूँ तो हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड, है ना, यहाँ से खरीद रहा हूँ, और 22 मल्हार आश्रम मार्ग इंदौर 5। तो ये एड्रेस भी बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रमांक लिखा रहेगा, यहाँ पे दिनांक रहेगा। ठीक है, तो ये हर बिल में ऐसा रहता है ना। जिस डेट को खरीदोगे उस डेट को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राहक का नाम, है ना, जैसे मैंने बताया था ना, NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस के नाम से खरीद रहा हूँ, तो ग्राहक का नाम मतलब NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस, इन्होंने दूसरा नाम दिया है, तो जो खरीद रहे हैं उनका नाम है। ठीक है, ERT, ये C है। ठीक है, शर्त 5% नगद बट्टा यदि भुगतान 30 दिनों के अंदर करने पर दिया जाएगा। अगर उधार में सामान खरीद रहा हूँ ना, और सामान खरीद रहा हूँ, तो अगर मैं पैसा 1 महीने के अंदर अगर जमा कर देता हूँ तो मुझे छूट मिलेगा 5% का, क्योंकि मैंने उधार में लिया है। तो उधार में लिया है तो 5% छूट कब मिलेगा, जब मैं 30 दिनों के अंदर कर देता हूँ। अगर 30 दिनों के बाद करता हूँ तो वो छूट मुझे नहीं मिलेगा, पूरा राशि मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इनके कहने का मतलब ये है ना। चलो आगे देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे मात्रा आ गया, है ना। 2 मात्रा में मैं खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, माइक्रोवेव ओवन नान ग्रिल खरीद रहा हूँ। तो एक का जो है कितना है, 8,000, तो 2 का कितना होगा, 2 का हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा करो 16,000, है ना, तो ये 16,000 आ गया। इसी तरीके से एक माइक्रोवेव ओवन गिल यहाँ पे और ख़रीद रहा हूँ, है ना, तो एक की कीमत ये है 9,000 है इस बार। हो सकता है ये थोड़ा क्वालिटी में अच्छा हो, तो इसलिए इसकी कीमत 9,000 है। तो ये एक ही खरीद रहा हूँ, तो एक से गुणा मतलब 9,000 का 9,000 आएगा। फिर 2 खरीद रहा हूँ वॉशिंग मशीन, है ना, तो 2 वॉशिंग मशीन, तो एक का 15,000, तो 2 का कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, 30,000। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 16,000, 9,000 और 30,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 55,000। फिर आगे देखो यहाँ पे 55,000। अब जोड़िए 10% वाणिज्यिक कर, है ना, ब्याज भी ब्याज नहीं कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं टैक्स कह सकते हैं। तो ये वाणिज्यिक कर मतलब है हमारा टैक्स है ना। तो
टैक्स समझ लो, ये टैक्स है तो 10% टैक्स लेगा। तो 10% जो टैक्स है वो कितना होगा, तो कैसे निकालोगे 10% टैक्स को, तो सेम तरीका है, बट्टा जैसे निकालते हैं ना वैसे ही टैक्स निकालना है आपको। तो 55,000 गुणित 10/100 करना है। 10 है तो 10 करना है, 20 कहता है तो 20 करते हैं ना। तो एक शून्य यहाँ से कट गया, दूसरा शून्य ये कट गया। अब 550 को 10 से क्या कर देते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा 5,500 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 5,500 आ गए। तो जो टैक्स है 5,500 रुपये देना पड़ेगा। आप उसे जीएसटी टैक्स भी कह सकते हो। यहाँ पे बताया नहीं है जीएसटी टैक्स है, सीजीजीएसटी है, लेकिन टैक्स का मतलब यही है कि यहाँ पे जो टैक्स लगा है वो सीजीजीएसटी या फिर नॉर्मल टैक्स भी हो सकता है ना। तो अब पहले नहीं लिया जाता था इस प्रकार के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगता था, जैसे यहाँ पे लिखा है टैक्स, लेकिन अब जैसे कि सीजीजीएसटी है ना और जीएसटी, इस तरीके से दो टैक्स लगता है। तो इसको समझ लो कि कंबाइन है दोनों दोनों, है ना। तो 5,500 रुपया क्या हो गया टैक्स लगा है यहाँ पे। अब इस टैक्स को हम क्या करेंगे, जो 55,000 हमारे पास था ना उसके साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60,500 हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया 60,500। अब यहाँ पे 500 रुपया एक्स्ट्रा और चार्ज लिया गया है और यहाँ पे बताया गया है सुपुर्द व्यय, है ना। ये मुझे सुपुर्द व्यय का मतलब तो समझ नहीं, अंग्रेजी में रहता तो मैं थोड़ा समझता, ये एकदम साहित्यिक शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन 500 रुपये इससे एक्स्ट्रा लिया गया है। हो सकता है जो सामान ले रहे हैं उसको पैक करने या डिलीवर करने का चार्ज हो सकता है। ये सुपुर्द व्यय का मतलब यही हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कुछ सामान खरीदते हैं तो उसको पैक कराते हैं और डिलीवर कराते हैं तो उसका अलग चार्ज लगता है, तो इसको हम सुपुर्द व्यय कह सकते हैं। तो इनको भी इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 61,000 रुपया होगा। कितना हो जाएगा 61,000 रुपया। तो यहाँ पे देखो शब्दों में भी लिखा है 61,000 रुपये मात्र, भूल चूक लेनी देनी कह दिया है, और यहाँ पे जहाँ से हम सामान खरीदे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तो इस तरीके से बिलिंग किया जाता है। क्लियर हुआ ये टॉपिक। चलो आगे देखो, इसके बाद रसीद। रसीद क्या होता है, देखो एक तो उसका मेन पेज होता है और रसीद का मतलब है एक कार्बन कॉपी, है ना। तो जो कार्बन कॉपी होता है वो उनके पास छूटता है और आपको कौन सा कॉपी मिलता है, मेन कॉपी, है ना। तो जो मेन कॉपी होता है जो हमें दिया जाता है वही हमारा क्या होगा, रसीद होगा, कि हमने ये सामान खरीदा इतने में खरीदा। चलो इसको पढ़ लेते हैं। किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से कोई राशि नकद प्राप्त होने पर वह जो मूल प्रतिलिपि ग्राहक को प्रमाण स्वरूप देता है उसे हम क्या कहते हैं, रसीद। अभी मैंने बताया ना जो मूल प्रति होता है उसे, और कार्बन कॉपी को वो अपने पास रखता है। इसकी द्वितीय प्रतिलिपि अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जाती है। इसे रसीद में ग्राहक का नाम, राशि, दिनांक आदि लिखा जाता है। इसी तरह व्यापारी द्वारा नकद भुगतान करने पर उसे एक रसीद प्राप्त होता है। तो रसीद को आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद देखो नाम पत्रक। ये नाम पत्रक क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, है ना। डेबिट नोट, जब किसी ग्राहक द्वारा माल के पूर्तिकर्ता को माल वापस किया जाता है तो इस परिस्थिति में माल के साथ एक पत्रक भी पूर्तिकर्ता को भेजा जाता है, जिसे नाम पत्रक या डेबिट नोट कहते हैं। इसे मूल प्रलेख में लेन देन की तिथि, राशि, नामे किए गए खाते का नाम एवं नामे करने का कारण भी दिया जाता है। क्रेता व्यापारी इसकी ही प्रतियां तैयार करता है। एक पूर्तिकर्ता को माल के साथ भेज दिया जाता है एवं एक प्रतिपर्ण के रूप में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जाती है। नाम पत्रक का प्रारूप निम्न है। देखो नाम पत्रक कैसे होता है। नाम पत्रक आपको समझ में आ गया। देखो अगर कोई सामान मैं खरीद रहा हूँ और अगर वो सामान रिजेक्ट हो गया है ना, तो रिजेक्ट हो गया है, क्षतिपूर्ति मतलब रिजेक्ट, तो मैं क्या करूँगा उसको वापस भेज दूंगा कि ये सामान ख़राब है, तो ये सामान जो है ख़राब है, या तो मुझे इसके जगह में दूसरा सामान दो या फिर मुझे पैसा दो। तो ये जानकारी क्या है, एक बिल के माध्यम से, मतलब एक पत्रक के माध्यम से भेजा जाता है, तो उसी को हम नाम पत्रक कहते हैं ना, रिजेक्ट आइटम को वापस करने के लिए। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से उसे बनाया जाता है। तो नाम पत्रक डेबिट नोट यहाँ पे बनाया गया है परिधान वस्त्रालय परासिया छिंदवाड़ा से, है ना। जैसे मैं ये बना के उनको भेज रहा हूँ, समझो मैंने जहाँ से ख़रीदा है वो नहीं भेजेगा मुझे, उनका तो काम हो गया, उनका काम बिलिंग करके भेजना है, क्योंकि रिजेक्ट हुआ है तो जो जो सामान रिजेक्ट हो मैं उनको वापस कराऊँ। तो मैं अब बना के
जहाँ से मैंने ख़रीदा है उनको भेज रहा हूँ। इनका कहने का मतलब ये है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ पोस्ट वोस्ट कुछ लिखा रहेगा, जैसे कि वहाँ का एड्रेस है वही चीज़ यहाँ पे रहेगा। दिनांक आज के डेट में मैं भेज रहा हूँ तो दिनांक मैं लिख दूंगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति का नाम एवं पता जिसे भेजा जा रहा है। अब मैं जहाँ से खरीद रहा हूँ ना उसको भेजना है, तो मैं अपना तो दर्ज नहीं करूँगा, उस व्यक्ति का भी नाम दर्ज करूँगा, है ना। तो ABCD जो भी हो, जहाँ से मैंने सामान खरीदा तो AB मैंने लिख दिया, ठीक है। हम आपको खाता नामे डेबिट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको हम भेज रहे हैं, इसका मतलब हम आपको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद है यहाँ पे कुछ आपको क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे देखो 10 सिलाई मशीन, है ना, पैडल वाली, जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो यहाँ पे जो राशि है वो कितना है, 2800 रुपये है। तो 2800 रुपया क्या करेगा, मतलब जो मैं भेज रहा हूँ उसकी कीमत 2800 रुपया है। तो ये डेबिट पत्रक के माध्यम से वो मुझे वापस कर सकता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया। इसके बाद है जमा पत्रक। जमा पत्रक देखो, उधार बेचे गए माल को जब किसी कारणवश व्यापारी वापस क्रेता से प्राप्त करता है तो वह व्यापारी क्रेता को एक पत्र भेजता है जिसे जमा पत्रक कहते हैं। इसके आधार पर वह ग्राहक, देखो जमा पत्रक क्या होता है, उधार से सामान लिया गया उसके लिए पत्रक भेजना जमा पत्रक होगा, है ना। इसके आधार पर वह ग्राहक के खाते को जमा करता है, मतलब पैसा जो है वापस भेज सकता है या भेज दिया जाता है, क्या हो। इसकी एक प्रति लेखांकन के लिए रखी जाती है और मूल प्रति ग्राहक को बेच दी जाती है। इस पत्रक को लाल स्याही से लिखने का प्रचलन है। इसके बाद देखो जमा पर्ची, है ना। जमा पर्ची, जमा पर्ची क्या होता है, जब पर्ची बैंक में धनराशि जमा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसका प्रतिपूर्ण बैंक रोकड़ियों के हस्ताक्षर एवं बैंक की मुद्रा लगाकर ग्राहक को वापस कर दी जाती है ना। जमा पर्ची, जमा पर्ची आप लोगों ने देखा होगा, बैंक तो गए ही होंगे, आपका छात्रवृत्ति आता तो छात्रवृत्ति के लिए खाता तो खुलवाए ही होंगे, है ना। तो खाता खुलवाए होंगे तो आप लोग सिर्फ पैसा निकाले होंगे, अभी भी पैसा, अभी तक आप लोगों ने पैसा जमा नहीं किया होगा, तो इसलिए अभी आपको इतनी जानकारी नहीं है। पर जब हम पैसा जमा करने जाते हैं ना तो पर्ची के 2 प्रति होते हैं, मतलब एक में ही 2 रहेंगे। एक क्या होगा, एक बैंक रखेगा और एक आपको क्या करेगा, आपको वापस कर देगा, है ना। क्योंकि आप जो जमा कर रहे हो उसका क्या स्लिप है, तो स्लिप को आपको वापस कर देगा, छोटा सा टुकड़ा, बड़ा वाला को अपने पास रख लेगा बैंक। उसके माध्यम से ये आपको बताएगा कि ये जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया, ठीक है। तो ये जमा पर्ची होता है। अब यहाँ पे देखो ये चेक या धनराशि, ये चेक या धनराशि क्या होता है, तो मतलब धनादेश कह सकते हो, चेक या धनादेश कहो। तो धनादेश या चेक किसी बैंक पर लिखा गया धन का वह आदेश है जिससे उल्लेखित व्यक्ति को अथवा वाहक को लिखी गई राशि का भुगतान करने का आदेश होता है। प्रत्येक चेक के साथ प्रतिपूर्ण को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। यह चेक या तो आदेशित होता है या वाहक होता है। तो चलो चेक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपको ऐसे समझ तो नहीं आएगा चेक क्या होता है। चेक से हम पैसा निकाल सकते हैं और चेक के माध्यम से हम दूसरे को पैसा भी भेज सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। चेक का काम यही होता है, चेक का काम होता है पैसे निकालने का काम करता है। अगर आप चाहते हो कि पैसा स्वयं जाके निकालो तो आप स्वयं निकाल सकते हो, लेकिन आप बैंक नहीं जाना चाहते और आप कहते हो कि इस अकाउंट से पैसा निकालना है और नगद निकाल के लाना है ना, तो चेक आप दोगे, ठीक है। चेक तो आपके लिए जो काम कर रहा है आपका नौकर, है ना, उनको आप चेक दे दोगे और उस चेक में उसी नौकर के नाम को लिख दोगे कि ये नौकर जो है ये आ रहा है और ये जो है पैसा निकालेगा, तो उस नौकर के नाम को लिख दिया जाएगा और उसके बाद वो एक चेक दे देगा। चेक देने के बाद बैंक में जाएगा उस चेक को लेकर, और चेक को लेकर जो उसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आधार कार्ड, या उस जो नौकर है वो अपना आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट लेके जाएगा जो प्रमाणित करेगा कि हाँ वो वही है। तो उसके बाद क्या होगा, वो चेक देगा, उसके बाद उसके जगह में उसे कैश दे दिया जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी होता है कि जैसे आपको छात्रवृत्ति मिला, चेक के माध्यम से मिल गया, तो चेक के माध्यम से मिल गया, तब आप क्या करोगे, जो चेक दिया रहेगा वो आपके नाम से रहेगा ना चेक। तो जैसे आपके स्कूल आपको चेक दे रहा है तो स्कूल जो चेक देगा वो आपको चेक देगा, तो आपका नाम रहेगा।
अब आपको भी आपको अपना पैसा निकलवाना है, तो क्या करोगे, बैंक में जाओगे, उस चेक को लेकर जाओगे और अपना जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आधार कार्ड है ना, उसको लेकर जाओगे। उसके बाद वह तुरंत पैसा निकाल के क्या करेगा, आपको दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से चेक को भंजाया जाता है। चेक के दो टाइप होते हैं, एक नगद आहरण होता है, जैसे पैसा नगद निकाला जा सकता है, और दूसरा है कि आपके खाते में ही जाएगा पैसा, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसी, ऐसे कुछ लिखा रहता है एसी। ठीक है, कई चेकों में क्या होता है, एसी लिखा रहता है, मतलब अकाउंट में ही पैसा जाएगा, कोई भी कंडीशन में आप नगद नहीं निकाल सकते। तो क्या करना पड़ता है, उस समय चेक के साथ आपको एक जमा पर्ची फॉर्म भी भरना पड़ेगा, और जमा पर्ची फॉर्म भरने के बाद बैंक में एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में क्या करना पड़ता है, उस चेक को डाल देना होता है। और जैसे ही आप डालोगे तो वो जो चेक है, चेक को तुरंत तो नहीं निकालेंगे बैंक वाले क्या करते हैं, शाम के टाइम निकालते हैं। शाम के टाइम निकालने के बाद आपके अकाउंट में उस पैसे को डाल दिया जाता है। अगर बैंक दूसरा बैंक हो तो पैसा आने में समय लगेगा, अगर उसी बैंक से पैसा आपको दिया जाए और आपका खाता भी उसी बैंक में है तो एक दिन के अंदर, मतलब शाम तक के आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बाकी दूसरे बैंक होने के कारण क्या होता है, प्रक्रिया जो है 7 दिन या 15 दिन तक के लग जाता है। तो समझ में आ गया। अब चेक कैसा रहता है, तो देखो चेक सिंपल रहता है। यहाँ पे जिनको पैसा निकालना होता है वो अपना नाम लिखेगा, जैसे कि मैं अपने खाता से स्वयं निकालूंगा तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखूंगा, सेल्फ लिखूंगा, बस इतना ही लिखूंगा, सेल्फ। सेल्फ का मतलब ये हो गया कि मैं अपने खाते से स्वयं पैसा निकाल रहा हूँ। लेकिन मैं इस चेक को दूसरे को दे रहा हूँ, है ना, दूसरे को दे रहा हूँ, तो दूसरे को दूंगा तो दूसरे का नाम लिख दूंगा, जैसे कि ABC जो भी हो, उस व्यक्ति का जो भी नाम हो तो मैंने A लिख दिया, है ना। जो रुपया मैं निकालूंगा, जैसे 500 रुपया, तो यहाँ पे 500, यहाँ भी 500 रुपया। ये जो है हिंदी में लिखा जाता है, ये जो रुपया लिखा है इसको हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से रहता है। और दिनांक तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे आज निकाले हो तो आज का डेट। और ये जो चेक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम पैसा आज ही निकालो। चेक का जो यहाँ पे जो दिनांक दिए हो ना, ये दिनांक देने के बाद 2 माह तक के अवेलेबल रहता है। 2 माह के बीच आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। कितना बेहतरीन है ना। चेक अगर आपके पास है तो आप चेक में तत्काल पैसा निकालना चाहे निकाल लो, अगर नहीं चाहते हो तो 2 महीना के अंदर आपको ये चेक का उपयोग करना है, तो भी उस अकाउंट से पैसा माइनस होके आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये होता है चेक। समझ में आ गया। बाकी जो टॉपिक है उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।